नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ सीए फाइनल का जो मई 26 का ऑडिट का पेपर हुआ है, इसका डिटेल में रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि अब लास्ट के 1.5 डे में आपको डीटी का प्रिपरेशन कैसे करना है ताकि डीटी आप अच्छे से कवर कर सको। इसके अलावा डीटी में काफ़ी स्टूडेंट को कुछ कॉमन डाउट्स आते रहते हैं, उन कॉमन डाउट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूट की कुछ स्पेशल अजम्पशन होती है, वो भी आज अपन कवर करने वाले हैं। तो जिनका भी डीटी का पेपर है उनको ये वीडियो जरूर देखना है। डीटी की स्ट्रेटजी क्या रहेगी वो तो अपन देखेंगे ही, साथ में कुछ स्पेशल जो इंस्टीट्यूट अजम्पशन लेता है या जो इंस्टीट्यूट ने अजम्पशन चेंज करी है उसका भी अपन यहाँ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ऑडिट के पेपर की बात कर ले तो ऑडिट का पेपर काफ़ी मैनेजेबल पेपर था, आराम से मैनेज किया जा सकता था। जो इंस्टीट्यूट ने एएफए में ट्रॉमा दिया उसके बाद तो पेपर वैसे भी मैनेजेबल आने का चांस था, तो पेपर काफ़ी मैनेजेबल था। लास्ट अटेम्प्ट से भी ये पेपर आसान था। अगर इसमें देखिए अपन एमसीक्यू को फिर भी थोड़ा सा अच्छा मान सकते हैं, लेकिन डेस्क्रिप्टिव पार्ट तो बिल्कुल ही बिलो एवरेज था। अब कैटेगरी वाइज देखें तो कैटेगरी ए से लगभग 70 मार्क्स का पूछा गया, कैटेगरी बी से लगभग 32 मार्क्स का और कैटेगरी सी से लगभग 16 मार्क्स का पेपर पूछा गया। टॉपिक वाइज देखोगे तो वही स्टैंडर्ड्स आपके 31 मार्क्स के आए, प्रोफेशनल एथिक्स 20 मार्क्स का, रिपोर्टिंग वाला जो चैप्टर है जिसमें फ्रेमिंग वाला पार्ट होता है और कारो वाला पार्ट, ये 12 मार्क्स का पूछा गया। इसके अलावा जो अदर स्टैंडर्ड है वो 14 मार्क्स के आए हैं आपके। जो ईएसजी एसडीजी वाला चैप्टर है वो अच्छा 8 मार्क्स का पूछा गया, 4 मार्क्स एमसीक्यू और 4 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। बैंक एनबीएफसी इस बार काफ़ी कम आया, 7 मार्क्स का ही आया। तो इस अकॉर्डिंग आप देखोगे तो जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है उसी से पेपर आया है, कुछ स्पेशल आया नहीं है। और उसमें भी कुछ ऐसा नहीं होगा बिल्कुल ही कुछ स्पेशल या कुछ नया पूछ लिया। एक इन्वेस्टिगेशन वाले क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो इन्वेस्टिगेशन वाला क्वेश्चन हालांकि बिल्कुल रिमोट एरिया से था। इन्वेस्टिगेशन चैप्टर से जब क्वेश्चन आता है तो हमेशा वो रिमोट एरिया से ही आता है, वो आपको किसी की बुक में देखने को भी नहीं मिलेगा, वो आपको मॉड्यूल में ज़रूर मिल जाएगा। अब अगर किसी ने मेरी वाली कंसेप्ट बुक रेफ़र करी थी तो उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन थे डिस्क्रिप्टिव पार्ट, तो वो पूरा डिटेल यहाँ दे रखा है। टोटल एमसीक्यू उस बुक में आपको मिल जाएंगे, अगर आपने वो बुक ठीक से पढ़ रखी थी तो टोटल एमसीक्यू के आपके सोल्व हो जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव भी टोटल मिल जाएंगे, एक चीज़ को छोड़ के, इन्वेस्टिगेशन वाले क्वेश्चन को छोड़ के। जो 6 का बी पूछा गया इन्वेस्टिगेशन वाला वो कंसेप्ट बुक में कवर नहीं था, बाकी टोटल जो भी क्वेश्चन थे डिस्क्रिप्टिव पार्ट चाहे एमसीक्यू सारे के सारे कवर थे और पूरे के पूरे कवर थे। तो अगर किसी ने कंसेप्ट बुक अच्छे से पढ़ी थी, जो मई 26 वाली कंसेप्ट बुक है, तो आराम से पेपर को मैनेज किया जा सकता था। और कुछ ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल रिमोट एरिया से कुछ पूछ लिया, नॉर्मल चीज़ें थी। ऐसे वाले पार्ट भी काफ़ी आसान थे, अदर चैप्टर भी काफ़ी आसान पूछे गए थे। इन्वेस्टिगेशन में हालांकि बिल्कुल ही रिमोट एरिया पूछा गया, जो आपको खाली मॉड्यूल में ही मिलेगा, बाकी बुक में भी शायद ही आपको वो चीज़ देखने को मिले। तो पेपर को आप आराम से कर सकते थे। ये जो शीट है कि कंसेप्ट बुक में कहाँ कहाँ चीज़ें कवर्ड हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि अगर आपको एग्ज़ाम के बाद जब आपका ग्रुप 2 हो जाए उसके बाद अगर आपको आंसर मैच करने हो कि आपने क्या लिखा था और क्या आंसर आएगा, तो वो भी आप आराम से मैच कर सकते हो। अब अपन बात कर लेते हैं डीटी की। तो डीटी की बात करें, सबसे पहले डीटी की स्ट्रेटजी देख लेते हैं कि स्ट्रेटजी क्या आप फॉलो करो ताकि डीटी आप आराम से कवर कर सको। सबसे पहले आज के दिन आपको क्या कवर करना है। देखो आज के दिन आपको लगभग 4-5 घंटे तो देने पड़ेंगे। 5 घंटे पढ़ लोगे तो काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा आपका। 5 घंटे में क्या क्या पढ़ना है देखो, एक तो टैक्स रेट कवर कर लो, जनरल कंसेशनल जितनी भी टैक्स रेट है आराम से देख लो। जनरल वाली भी देख लो, कंसेशनल है ना 115 बी ए बी ए बी वगैरह, वो भी देख लो। इसके अलावा कैपिटल गेन चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो देख लेना। स्लम सेल हो गया, जैसे 4549 बी हो गया, यूलिप हो गया, 50 हो गया, बाईबैक हो गया और कैपिटल गेन वाली टैक्स रेट। इसके बाद अदर सोर्स और सेट ऑफ वाले चैप्टर में भी कुछ स्पेशल सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 115 डबल बी बीबीजे, 115 बीबीएच वर्चुअल डिजिटल एसेट वाला और सेक्शन 79 जो सेट ऑफ का है, ये देख लेना, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। फिर डिडक्शन चैप्टर से हालांकि अलग से क्वेश्चन नहीं आता, पर डिडक्शन चैप्टर पीजीबीबी वाले क्वेश्चन में काम आ जाता है, कभी कभी डबल टैक्स रिलीफ वाले क्वेश्चन में भी काम आ जाता है। तो इसमें कुछ डिडक्शन है, 80 डबल जीजीबी, 80 डबल जे, 80 आईएसी, 80 एम, 80 पी और 10 डबल। 80 पी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला है और जो 10 डबल है एसईजेड वाला, इनका अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का अलग से क्वेश्चन आ गया तो उसमें पूछ लेते हैं एटीपी, और 10 डबल एसईजेड वाले को ये कभी कभी एएमटी वाले क्वेश्चन के साथ भी पूछ लेते हैं। इसके अलावा एटीसी, एटीडी, एटीक्यूक्यूबी, टीटीए, टीटीवी, ये कुछ डिडक्शन है जो इंडिविजुअल वगैरह को मिलती है, जो डबल टैक्स रिलीफ वाले चैप्टर में काम आ जाती हैं अगर ओल्ड रिजीम क्या बोलते हैं इंडिविजुअल फॉलो करता है तो। इसके अलावा वेरियस एंटिटी वाला चैप्टर है, इसमें मैट, एएमटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड्स, ट्रांजिट टैक्स, ये कुछ टॉपिक डाल रखे हैं। ये सारे टॉपिक देख लेना, इसमें से कोई से भी एक टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांस है। तो ये जो चीज़ें बताई मैंने आपको, ये आज आपको कवर करने का ट्राई करना पड़ेगा। 5 घंटे में आराम से कवर हो जाएंगे। लगभग 25 मार्क्स का पेपर इन चीज़ों से पूछा जाता है। और एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी आज आप आराम से कवर कर सकते हो। चैरिटेबल ट्रस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैरिटेबल ट्रस्ट से लगभग 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 मार्क्स का तो डिस्क्रिप्टिव आता ही है। इसके अलावा 1-2 एमसीक्यू भी इससे पूछ लेते हैं। तो ये 5-6 टॉपिक अगर आज आप कवर कर लेते हो तो आप अच्छी पोजीशन में आ जाओगे।
5 टॉपिक तो कवर करनी ही है। अगर आपने 5 घंटे पढ़ लिया तो चैरिटेबल ट्रस्ट भी आपका आराम से कवर अप हो जाएगा। इसके अलावा उसके बाद अब कल जो आपका इवनिंग वाला स्लॉट है, इवनिंग वाला 4-5 घंटे का आपका स्लॉट रहेगा, उसमें क्या करना है आपको, जो इंटरनेशनल टैक्स वाला पार्ट है, इंटरनेशनल टैक्स का जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो कवर करना है। एनआर टैक्सेशन वाला चैप्टर कवर करना है। एनआर टैक्सेशन में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपको कवर करनी है, जैसे पोएम वाला कंसेप्ट हो गया, सेक्शन 9 हो गया, 44B WVA BBC, ये जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन है एनआर का वो हो गया, 44C वाला सेक्शन हो गया, 44DA वाला सेक्शन हो गया, एनआरआई वाला चैप्टर हो गया, 115A AC AD BBA ये स्पेशल रेट वाले सेक्शन हो गए, ये आपको कवर जरूर से करने हैं एनआर टैक्सेशन में। इसके अलावा डबल टैक्स रिलीफ एक क्वेश्चन फिक्स आता है, ये आपको कवर करना है। ट्रांसफर प्राइसिंग आपको अच्छे से कवर करना है। ट्रांसफर प्राइसिंग और एनआर टैक्सेशन दोनों से एक एक डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो आता ही है, और दोनों में से किसी न किसी एक चैप्टर से एक केस स्टडी आ जाती है MCQ में, लगभग 6 to 8 मार्क्स की। इसके अलावा एडवांस रूलिंग आपको छोटा सा चैप्टर है, गारंटी से एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, ये आपको कवर करना है। तो ये आपके आराम से 4-5 घंटे में कवर अप हो जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरे स्लॉट में, कल के दूसरे स्लॉट में सबसे पहले तो आप उठा लेना ये चैप्टर, ब्लैक मनी वाला चैप्टर, एक टैक्स ऑडिट वाला चैप्टर और एक गार वाला चैप्टर, ब्लैक मनी, टैक्स ऑडिट, गार वाला चैप्टर। क्योंकि टैक्स ऑडिट और गार्ड से गारंटी से एक क्वेश्चन आता है। ब्लैक मनी गलती से पूछ ले तो पूछ सकते हैं ये MCQ में, लेकिन टैक्स ऑडिट और गार्ड से तो गारंटी से क्वेश्चन आएगा। 6 मार्क्स का टैक्स ऑडिट और 4 मार्क्स का गार्ड। जो क्वेश्चन 6 आता है, अगर इंस्टीट्यूट सेम पेपर पैटर्न फॉलो करता है तो क्वेश्चन 6 में पूछे जाते हैं दोनों के दोनों क्वेश्चन चैप्टर। तो 10 मार्क्स का इन चैप्टर का वेटेज है इन तीनों का, लगभग 1 घंटे में आप आराम से कवर कर सकते हो। गार वाले चैप्टर को तो अगर आपने गार के क्वेश्चन से भी देख लिए तो उससे भी काम चल सकता है आपका। बाकी टैक्स ऑडिट में क्वेश्चन तो देखने ही है, और एक बार कंसर्ट बुक से इसको रीड भी लगा लेना, नए क्वेश्चन भी इस पर फ्रेम हो सकते हैं। तो ये करने के बाद फिर आप कर लेना पीजीबीपी का आपका कंपलसरी क्वेश्चन आता है, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 14 मार्क्स का। कंपनी की आपको टोटल इनकम निकालनी होती है, उसमें मेनली पार्ट पीजीबीपी का होता है, कभी कभार एक आध पॉइंट अदर सोर्स या कैपिटल गेन का भी डाल देते हैं। तो पीजीबीपी में आपको पीजीबीपी के जो बेसिक सेक्शन है ये तो आपको आने चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हो जिससे आपके लगभग सारे एडजस्टमेंट कवर हो सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन 26, 32, 33, 42, 48, 49, ये कुछ क्वेश्चन देख लोगे तो आपका प्रेजेंटिव टैक्सेशन भी कवर हो जाएगा, जो 44 AD वगैरह है, AD वगैरह जो है। इसके अलावा जो आपका नॉर्मल कंप्यूटेशन है पीजीबीपी का, कंपनी का, वो भी कवर हो जाएगा। तो ये 3 घंटे लेगा लगभग पीजीबीपी, इतना अगर आप कवर करोगे तो। और ये 14 मार्क्स का आपका कंपल्सरी क्वेश्चन इसका फिक्स आता है। तो सेकंड स्लॉट में, कल दोपहर वाले स्लॉट में आपको ये वाला पार्ट करना है। अब कल रात में क्या करना है, कल रात में या तो आप TDS वाला चैप्टर कर सकते हो, TDS वाला चैप्टर कर लिया आपने। लेकिन अगर आप कल रात में TDS नहीं करना चाहते तो जो DT का प्रोसीजर पार्ट है, प्रोसीजर पार्ट उठा सकते हो। प्रोसीजर पार्ट का हालांकि इतना वेटेज होता नहीं है, लगभग 12 से 15 मार्क्स का वेटेज होता है, और इसमें भी अगर इंस्टीट्यूट पेपर पैटर्न सेम फॉलो करता है तो क्वेश्चन 5 का A जो है उसमें प्रोसीजर पार्ट पूछा जाता है। डेस्क्रिप्टिव पार्ट में तो उसमें 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, हालांकि 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 करने होते हैं आपको 8 नंबर के, तो उसी में पूछा जाता है प्रोसीजर पार्ट, और 1-2 MCQ इसके आ जाते हैं जनरली, अगर सेम पेपर पैटर्न इंस्टीट्यूट अगर जो पुराना फॉलो कर रहा है वही फॉलो करे तो। प्रोसीजर पार्ट में क्या क्या है, रिटर्न फाइलिंग असेसमेंट प्रोसीजर वाला चैप्टर, पूरा ना हो सके तो कम से कम इसमें रिटर्न फाइलिंग वाला पार्ट, अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम वाला पार्ट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 147 वाला पार्ट, और एक सर्च असेसमेंट है ना, ब्लॉक असेसमेंट, वो तो देख के जाना ही आपको, वो तो कंसेप्ट बुक से आप रीड लगा सकते हो आराम से। अपील्स एंड रिवीजन वाला चैप्टर, मिसलेनियस प्रोविजन वाला चैप्टर, पेनल्टीज प्रोसिक्यूशन वाला चैप्टर, और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वाला चैप्टर, ये आपको करने हैं। बाकी जो चैप्टर बच गए इनमें क्वेश्चन तो कम से कम देख के चले जाना, क्योंकि 5 का जो A वाला क्वेश्चन आता है उसमें एक क्वेश्चन तो आपका असेसमेंट प्रोसीजर वाले से आ जाता है, एक आता है अपील्स रिवीजन से या तो या मिसलेनियस प्रोविजन से एक क्वेश्चन, और एक आता है उसमें केस लो। 3 आते हैं, 3 में से 2 करने होते हैं आपको, तो ऐसा होता है। तो केस तो ज़्यादा वेटेज के नहीं होते, पर प्रोसीजर पार्ट मैंने आपको बता दिया 5 के A में आता है अगर इंस्टीट्यूट सेम पेपर पैटर्न फॉलो किया तो, और 2-3 MCQ या 1-2 MCQ और फ्रेम हो सकते हैं प्रोसीजर पार्ट से। कुछ लोग प्रोसीजर पार्ट बिल्कुल छोड़ रखे हैं, वो क्या करें, अब बिल्कुल ही छोड़ रखे हैं, अभी तक देखा ही नहीं है, तो तब भूल जाओ, फिर तो अब देखने का टाइम नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो 5 के A में आएगा, छोड़ देते हैं, 2-3 MCQ गलत हो जाएंगे, कोई बात नहीं, कुछ लोग ऐसे भी सोच के जाते हैं, तो अब छोड़ रखे हैं, अब तो कुछ कवर कर नहीं सकते, तो बेटर है फिर कल रात में आराम से आप TDS वाला चैप्टर अच्छे से कवर कर लेना। अब एग्जाम डे पे क्या करना है, अब एग्जाम डे पे आपको TDS अगर आपने रात में कवर नहीं किया कल, तो एग्जाम डे पे अब आपको सबसे पहले TDS वाला चैप्टर उठाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी 10 to 12 मार्क्स का आ जाता है, 8 नंबर का तो डेस्क्रिप्टिव आता ही है, MCQ भी इसमें फ्रेम हो जाते हैं। तो इसका या तो रिवीजन वीडियो सुन के कर लेना, या कंसेप्ट बुक से भी इसको कवर अप कर सकते हो आप रीड लगा के। इसमें 2 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है TDS वाले चैप्टर में, रेट और एग्जामिनेशन लिमिट। जिस सेक्शन का क्वेश्चन आएगा उसमें अगर आप रेट और एग्जामिनेशन लिमिट लिख देते हो तो आधे मार्क्स तो आपको उसी से मिल जाते हैं। फिर कंक्लूजन या TDS जो आपने कैलकुलेशन की वो गलत कभी कर दी तो आधे नंबर तो आपको इसी चीज़ से मिल जाएंगे। तो ये आपको अच्छे से करना है TDS TCS। उसके बाद
इंटरनेशनल टैक्स के कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसका गारंटी से एक क्वेश्चन आता है 5 के बी में, पेपर पैटर्न वही रहा तो 5 के बी में आता है 6 मार्क्स का, या तो टैक्स ट्रीटी या बीईपीएस या मॉडल टैक्स कन्वेंशन, इन तीनों में से कोई से भी चैप्टर से आ जाता है। इसका मैंने एक रिवीजन वीडियो डाल रखा है, लगभग 1-1.5 घंटे का है, 2x में सुन के इसको भी कवर अप करना चाहो तो, अगर आपने कर रखा है पहले तो कर सकते हो, अगर पहली बार उठाओगे तो नहीं होगा, पहले कर रखा है तो आप इसको भी कवर कर लेना। अब बच गए केस लो। मैंने बताया केस लो का ज़्यादा वेटेज होता नहीं है, 5th के ए वाले पार्ट में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन केस लो का आता है जिसको भी आप स्किप कर सकते हो क्योंकि उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, पर वो भी कवर करना है तो केस लो का क्वेश्चन एक आएगा। पुराने केस लो भी आ सकते हो सकता है, तो पुराने कुछ भी आए, कंसर्ट बुक में ऑलरेडी सारे कवर हैं बिना नाम के, नाम वगैरह के कोई मार्क्स भी नहीं होते। कुछ रिसेंट केस लो और है इंस्टीट्यूट की साइट पे 4-5, वो देख लेना, कभी कभी हो सकता है रिसेंट में से भी आ जाए, तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा फिक्स है। इसके अलावा इसका कोई औकात नहीं है, केस लो की इतनी ही औकात है, इसको लास्ट प्रायोरिटी पे रखना और ये एग्जाम डे पे आप कवर कर लेना। लगभग 20 मार्क्स का इनका वेटेज होता है, 10 मार्क्स का तो टीडीएस गारंटी से आएगा, 6 मार्क्स का आपका ये चैप्टर हो गया और 4 मार्क्स का एक केस लो हो गया। तो इस अकॉर्डिंग आपको पेपर रिवीजन प्लान बनाना है। अब रिवीजन कैसे करोगे, या तो डायरेक्ट करना है तो कंसल्ट बुक से भी कर सकते हो, डायरेक्ट आपको खुद से करना है, और कुछ क्वेश्चन जो आपने मार्क कर रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कुछ मार्क कर रखे हैं या खुद की मार्किंग कर रखी है वो देख के चले जाना, उनके एडजस्टमेंट देख के चले जाना। पीजीबी में मैंने बता दिया 3-4 क्वेश्चन आप देख लोगे तो इससे लगभग सारे एडजस्टमेंट आपके कवर अप हो जाएंगे। या आप रिवीजन वीडियो की हेल्प ले सकते हो, रिवीजन वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है नए रिवीजन वीडियोस की। इसमें हालांकि मैंने जो एनआर टैक्सेशन का है वो नया नहीं डाला, हालांकि उसको आप पुराने से कर सकते हो क्योंकि उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल चेंज मिलेंगे। कंसेप्ट बुक नहीं रख लेना और पुराना रिवीजन वीडियो देख लेना, 1-2 जगह छोटे मोटे चेंज है, बाकी कुछ भी उसमें चेंज नहीं है, तो उससे आराम से कवर अप हो जाएगा। पुराना रिवीजन वीडियो देख के आपका एनआर टैक्सेशन भी हो जाएगा। बाकी सभी चैप्टर के नए रिवीजन वीडियो डाल रखे हैं, आप इनकी हेल्प ले सकते हो जहाँ भी आपको दिक्कत आए, रिवीजन वीडियो को देख के आराम से आपका रिवीजन हो सकता है, और खुद से करना चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, जहाँ भी दिक्कत लगे वहाँ आप रिवीजन वीडियो की हेल्प ले सकते हो। कुछ रिवीजन वीडियो में तो इस बार मैंने क्वेश्चंस भी करवाए थे, क्वेश्चन के भी ट्रिकी पॉइंट बताए थे, तो वो भी हेल्प हो जाएगी। जैसे कैपिटल गेन हो गया चैप्टर या वेरी सेंसिटिव वाला चैप्टर हो गया, इनमें मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हैं इस बार। अब आ जाते हैं एक मेन चीज़, कुछ कॉमन डाउट या इंस्टीट्यूट के जो एजम्पशंस है। ये जो पीडीएफ है ऑलरेडी मैंने इस बार आपको जो बुक दी थी May 26 एग्जाम्स के लिए, ऑनवर्ड्स एग्जाम्स के लिए, उसके एंड में लगी हुई है। इसकी पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा इस वाली फाइल की, तो काफ़ी लोगों ने तो इसको पढ़ लिया होगा। इसके मैंने पहले भी वीडियो डाले थे, लास्ट अटेम्प्ट में भी लिए थे इसकी वीडियो, पर उसके बाद इसमें कुछ चेंज किए इंस्टीट्यूट ने, वो भी देख लेंगे अपन। तो एक बार मैं कुछ कॉमन डाउट्स हैं जो सबसे ज़्यादा डाउट आते रहते हैं, काफ़ी लोग इसको पढ़ने के बाद भी वो डाउट पूछते रहते हैं, वो मैं बता देता हूँ, और कुछ इंस्टीट्यूट की एजम्पशन है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले एक इंस्टीट्यूट की एजम्पशन है जो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी काफ़ी बार बता चुका, काफ़ी डाउट आ रहा है उसमें, ग्रोस अप वाला। ग्रोस अप वाली जो एजम्पशन है ये मैंने लास्ट अटेम्प्ट में बताई थी कि इंस्टीट्यूट चेंज कर चुका है। चेंज कैसे कर चुका, अब ग्रोस वगैरह करना ही नहीं है। कब करना है, बस एक केस में करना है। देखो ये आईसीआई न्यूज में लिखा, कब करना है, अगर ये वर्ड दे दे तो रिसीव्ड नेट ऑफ टीडीएस या रिसीव्ड आफ्टर टीडीएस, नेट ऑफ टीडीएस या रिसीव्ड आफ्टर टीडीएस दे दे तो ही ग्रोस होगा, बस तो ही ग्रोस होगा। ये बात मैंने आपको लास्ट अटेम्प्ट में बता दी थी, कुछ लोग तो अब बता रहे थे आपको अप्रैल में जाके, मैंने लास्ट अटेम्प्ट में बताई थी, लास्ट अटेम्प्ट में फाइल शेयर करी। ये इंस्टीट्यूट ने एजम्पशन चेंज पहले ही कर दी थी, पहले ही कर दी थी, ग्रोस करना बंद हो चुका। अब ग्रोस करना भूल जाओ, कब करना है बस स्पेशली लिख दे रिसीव नेट ऑफ टीडीएस या रिसीव्ड आफ्टर टीडीएस, तो ही आपको ग्रोसअप करना है, उसको उस इनकम को ग्रोसअप करना है, नहीं तो करना ही नहीं है। ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। पहले सोचना पड़ता था रिसीव्ड वर्ड आ गया चलो ग्रोस करेंगे, अब नहीं। और रिसीव्ड में भी क्या था, इंस्टीट्यूट खाली डिविडेंड रिसीव्ड को करता था, और वो भी डबल टैक्स रिलीफ क्वेश्चन में करने लगा था इंस्टीट्यूट, वो भी बंद कर दिया इंस्टीट्यूट ने। तो डिविडेंड रिसीव्ड लिखे, चाहे इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखे, चाहे रॉयल्टी रिसीव्ड लिखे, चाहे एफटीएस रिसीव्ड लिखे, नहीं करना ग्रोस। कब करना है, रिसीव्ड नेट ऑफ टीडीएस लिख दे या आफ्टर टीडीएस लिख दे, रिसीव्ड आफ्टर टीडीएस ऐसा लाइन लिखे तो ही ग्रोस करना है, नहीं तो ग्रोसिंग करनी ही नहीं है। बढ़िया बात है ना, ये तो अच्छी बात है। तो ये एजम्पशन लास्ट अटेम्प्ट में ही इंस्टीट्यूट ने चेंज कर दी थी और मैंने लास्ट अटेम्प्ट में भी बताई थी, ये है एजम्पशन। अब ग्रोसिंग जो है कैसे होगी, रेजिडेंट अगर असेसी है, रेजिडेंट असेसी की अगर आप इनकम निकाल रहे हो तो खाली टीडीएस की रेट से ग्रोथिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी है, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है तो टीडीएस की रेट में आपको देखना है कि सरचार्ज लगेगा क्या नहीं लगेगा, इनकम देखनी है कितनी है क्या है, लगेगा तो सरचार्ज भी लगाओ और सेस भी लगाओ, और उसके बाद ग्रोसिंग करनी है। मान लो टीडीएस की रेट 20% है, सरचार्ज मान लो नहीं लग रहा, तो सेस की रेट 4% है, तो 20.8% रेट होगी, इससे होगी ग्रोसिंग, इससे होगी, इससे होगी ग्रोसिंग 20.8% से। तो ये ग्रोसिंग आपको करनी है। अब ग्रोस कर दिया आपने, उसके बाद
मान लो उस क्वेश्चन में टैक्स भी पूछा है, टैक्स लायबिलिटी पूछी है, तो ग्रोस टैक्स आपने निकाल लिया, लास्ट में टीडीएस लेस कर देना। पहले तो इनकम तो ग्रोस करी दी, अगर ये ऐसा केस है नेट ऑफ टीडीएस वाला, आफ्टर टीडीएस वाला, इनकम तो ग्रोस करी दी, लास्ट में टीडीएस लेस करके नेट टैक्स निकाल सकते हो। हालांकि अगर आपने लेस भी नहीं किया, ये स्टेप करा भी नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिल जाते हैं। मैंने मॉडल सोल्यूशन देखे हैं, इस स्टेप के कोई मार्क्स नहीं रखता इंस्टीट्यूट। यहाँ तक भी अगर आपने टोटल टैक्स लायबिलिटी निकाली, काम हो जाएगा। कर दोगे लेस तो भी अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी अच्छी बात है। कभी कभी इंस्टीट्यूट कर देता है, कभी कभी नहीं करता, तो कर दोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं भी करोगे तो भी अच्छी बात है। कब होगा ये वाला लेस? पॉइंट नंबर 3 में बस, बाकी पॉइंट 1 2 में तब ग्रोस होगा ही नहीं। तो ये ग्रोस अप वाला अजम्पशन था, जो ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका। मेरी बुक जब दिसंबर में नवंबर में आई थी, तभी मैंने दे दिया था, वही है। मैंने तो लास्ट अटेम्प्ट में भी यही अजम्पशन बताया था कि इंस्टीट्यूट अब ये अजम्पशन लेने लगा। पर कुछ लोग उल्टा सीधा बताते थे, फिर उन्होंने अब अप्रैल में आके चेंज कर दिया, तो अलग बात है। ये अजम्पशन उन्होंने भी अप्रैल में आके कौन सा लिया अजम्पशन, जो मैंने पहले से ले रखा था, ये वाला अजम्पशन ही, और यही अब आपको लेना है। और ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका था। अब कुछ कॉमन डाउट और आते हैं, कुछ देख लेते हैं जो ज़्यादा स्पेशल आते हैं। एक तो एमएमआर क्या लेनी है, एओपीबीवाई के केस में अपन को एमएमआर की जरूरत पड़ती है। तो देखो ओल्ड रिजीम फॉलो कर रहे हैं एओपीबीवाई वाले, तो 42.744 है। न्यू रिजीम 115 बीएसी फॉलो कर रहे हैं, तो 39% एमएमआर लेनी होती है। कुछ लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रस्ट वाले केस में भी एमएमआर यूज़ होती है बिजनेस ट्रस्ट की इनकम पे। देखो बिजनेस ट्रस्ट जनरली कंपनी के फॉर्म में होते हैं, तो उनके केस में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इंस्टीट्यूट उनके केस में क्या करता है, ये 42.744 ही लगाता है बिजनेस ट्रस्ट के केस में। ये मैं एओपीबीवाई के केस में बता रहा हूँ, और एओपीबीवाई का क्वेश्चन आने के चांसेस नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल क्यों है? 2 अटेम्प्ट पहले एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया था, और ये आता है 25-30 साल में एक बार एओपीबीवाई का क्वेश्चन। फिर भी आ जाए तो मैंने बता दिया आपको एमएमआर क्या होती है। एक 115 बीएबी वाला सेक्शन है कंपनी का, जो हालांकि इतना काम का रहा क्यों नहीं, ये स्पेसिफिक केस में लगेगा। कब लगेगा? एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग का ही बिजनेस होना चाहिए, कोई बिजनेस कर ही नहीं सकती। चलो ठीक है, सेटअप वाला पीरियड ये है, देखो 1 अक्टूबर 19 से या उसके बाद सेटअप होनी चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग कब तक कर दे? 31 मार्च 24। स्पेसिफिक ये लाइन दे देना, स्पेसिफिक ऐसे कुछ लिख के, तो ही आपको ये 115 बीएबी लगाना है, नहीं तो 115 बीएबी भूल जाना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? वैसे देखो क्वेश्चन क्या होता है, जब ये क्वेश्चन आते हैं टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी के, तो कंपनी का क्वेश्चन आता है तो साफ लिखा होता है कि BAA लगाएं, BAB लगाएं, साफ लिख देता है। लेकिन कभी कभी बोलता है मोस्ट बेनिफिशियल मैनर या ऑप्टिमम टैक्स लायबिलिटी निकालो, मोस्ट बेनिफिशियल मैनर या ऑप्टिमम टैक्स लायबिलिटी निकालो। तो ऐसे केस में क्या होता है, ओल्ड रिजीम तो लगानी है, अब BAA BAB में कौन सा लगाएं? BAA लगेगा। BAB क्यों नहीं लगेगा? BAB के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन मैंने बताई ना ऊपर, कि वो पहले मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते कब? 31 मार्च 24। और उसमें और कंडीशन होती है कि पहली साल में आपको वो फॉलो करना पड़ जाता है, और जिंदगी भर वही फॉलो होता है। तो जनरली उसका क्वेश्चन ऐसा बन नहीं सकता कि वो अब उसके लिए ऑप्टिमम क्या है बताओ करंट ईयर में। अरे वो पहले से फॉलो कर रहा था तो वही फॉलो करना पड़ेगा उसको, तो ऐसा होने के चांस बिल्कुल कम है। तो स्पेसिफिक 115 बीएबी का क्वेश्चन आएगा तो ये लाइन तो लिखेगा ही, साथ में स्पेसिफिक लिख देगा 115 बीएबी फॉलो करो। कंपनी 115 बीएबी पहले से फॉलो करती आ रही है, 31 मार्च 24 उसके बाद से ही फॉलो करना था ये, और 31 मार्च 24 तक तो उसको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। तो इसका क्वेश्चन आने के चांस है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, पर थोड़े कम होते हैं। और दूसरा वो साफ मेंशन करके देगा, और ये साफ लाइन लिखेगा। तो सोचना नहीं है कि बीएबी लगेगा नहीं लगेगा, साफ लिखे ऐसा कुछ, तब आपको सोचना है बस। अब सैलरी हाउस प्रॉपर्टी में काफ़ी लोगों को दिक्कत आ जाती है। सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन 2 होते हैं, कुछ लोग अभी भी एक ही समझते हैं कि 75 वाला है। नहीं, ओल्ड रिजीम फॉलो करते हो तो 50,000 है, न्यू रिजीम 115 बीएसी में 75,000 का है। हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन जो होते हैं खाली ये होते हैं कौन कौन से, एक तो म्युनिसिपल टैक्स अगर ओनर पे कर दे एक्चुअल में, एक तो वो होता है, एक 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। ये सभी रिजीम में मिल जाता है, सभी में मिल जाता है, 2 को छोड़ के। एक तो BAB BAE वाले जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग वाले जो गंदे सेक्शन है, बकवास सेक्शन, जिनका टाइम पीरियड एक तरीके से पहले का था, 31 मार्च 24 तक मैन्युफैक्चरिंग हो जानी चाहिए थी, उनमें नहीं मिलता। उनमें तो क्या बोलता है वो, खाली आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करो और कुछ मत करो, कुछ और करोगे तो 1 रुपये का भी डिडक्शन नहीं देंगे हम बाकी इनकम में से, ऐसा बोलते हैं। तो कुछ भी नहीं मिलता उनमें। बाकी सभी रिजीम में, चाहे ओल्ड रिजीम हो चाहे न्यू रिजीम, सब में मिल जाते हैं। अब हाउस प्रॉपर्टी में और कोई डिडक्शन नहीं मिलता। एक क्वेश्चन आता है हाउस प्रॉपर्टी का, पहले की आरटीपी का क्वेश्चन है, जिसमें कुछ एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एक्सपेंसेस फॉर अर्निंग रेंटल इनकम, लेस करोगे क्या? नहीं, बस ये 3 मिलते हैं। म्युनिसिपल टैक्स लिखे या तो वर्ड स्टैंडर्ड तो मिलता ही है, और एक इंटरेस्ट का, बस। कोई भी एक्सपेंस है वो 30% में आ चुके ऑलरेडी, इसके अंदर सारे के सारे इंक्लूड माने जाते हैं, सारे के सारे इंक्लूड हो गए, अलग से नहीं मिलता उसका डिडक्शन। इसके अलावा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पे जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, उसकी एक लिमिट होती है, या तो 30,000 की होती है, 2 लाख की होती है। 2 लाख परचेज वगैरह का होता है, 30,000 रिपेयर का होता है लिमिट, और ये खाली इंडिविजुअल को मिलती है ये वाला डिडक्शन, और ये खाली ओल्ड रिजीम में मिलती है।
जो 30,000 2 लाख वाली है। लेकिन लेट आउट वाली प्रॉपर्टी है, लेट आउट वाली प्रॉपर्टी में कितना ही इंटरेस्ट होता है, 50 लाख का हो चाहे 5 लाख का हो, पूरा का पूरा मिल जाता है, सभी रिजीम में मिल जाता है। हाउस प्रॉपर्टी में एक चीज़ हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस आया वो आप दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हो। क्या दूसरे हेड से सेट ऑफ तो कर सकते हो, लेकिन 2 लाख तक कर सकते हो ओल्ड रिजीम्स में। लेकिन अगर आप 15 BAC फॉलो करते हो, इंडिविजुअल अगर 15 BAC फॉलो करता है तो अलाउड ही नहीं है, सेट ऑफ ही नहीं कर सकता दूसरे हेड से। हाउस प्रॉपर्टी के हेड से कर सकता है सेट ऑफ, लेकिन दूसरे हेड से नहीं कर सकता, और वो डूब जाएगा, वो लॉस क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। सैलरी हाउस प्रॉपर्टी में एक चीज़ हो रहा है, इनकम वगैरह दे दे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड, हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड, ऐसा दे दे तो फाइनल इनकम है। कुछ भी लेस नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं करना, फाइनल निकली हुई इनकम है। ऐसा नहीं कि उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह लेस करोगे, नहीं करना। लेकिन ये वर्ड दे दे, बेसिक सैलरी, ग्रोस सैलरी, पेंशन, रेंट, रेंटल इनकम, ग्रोस रेंट, ऐसे वर्ड दे दे तो फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह चीज़ें लेस करनी पड़ेगी और फाइनल इनकम निकालनी पड़ेगी। इसके अलावा जो काम की चीज़ें मैंने बता दिया, टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, कंपनी का क्वेश्चन आता है तो साफ लिख देगा ओल्ड रिजीम, मतलब कंपनी 15 BAA फॉलो कर रही है या BAB फॉलो कर रही है, या BAB फॉलो नहीं कर रही, वो तो फाइनेंस एक्ट वाला ओल्ड रिजीम फॉलो कर रही है, साफ लिख देगा वो। कभी कभी लिखेगा मोस्ट बेनिफिशियल मैनर या ऑप्टिमम टैक्स लायबिलिटी निकालो, ऐसा लिख देगा तो ओल्ड रिजीम में तो निकालनी है आपको, मतलब फाइनेंस एक्ट वाले जो 25-30% वाली रेट है वो तो लगानी है, साथ में BAA वाली कैलकुलेशन और करनी है। BAB क्यों नहीं लगेगा मैंने बता दिया, BAB का ऐसा होगा नहीं कि इसकी BAB लग जाए, फिर भी अगर ऐसा हो देता है, वो सारी चीज़ें दे देता है कंपनी, ये इस टाइम पे बनी थी, ये करी थी, तो हो सकता है आपको फिर लगाना पड़े। बाकी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर कंपनी को वो फॉलो करना पड़ जाता है हमेशा के लिए। उसमें ये ऑप्शन नहीं होता कि इस साल ये कर लें, उस साल ये कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं, और वो पहले साल से ही करना पड़ता है, उसमें ऐसा और था उसमें। तो कंपनी का क्वेश्चन आया तो ये आपको ध्यान देना है। इंडिविजुअल का क्वेश्चन आया, इंडिविजुअल का क्वेश्चन कौन सा आता है, इंडिविजुअल का क्वेश्चन भी आता है, NR टैक्सेशन का आ जाता है, NR इंडिविजुअल का। इसके अलावा डबल टैक्स रिलीफ में भी इंडिविजुअल का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालनी पड़ती है। तो कुछ नहीं पता है तो 15 BAC लगा दो, ऑप्ट आउट शिफ्ट आउट लिख दे, 15 BAC से ऑप्ट आउट या शिफ्ट आउट कर रहा है, मतलब बाहर जा रहा है, तो ओल्ड रिजीम लगा दो। लेकिन इसमें भी लिख दे मोस्ट बेनिफिशियल मैनर या ऑप्टिमम टैक्स लायबिलिटी, तो दोनों लगानी पड़ेंगे, फिर दोनों ही लगाने पड़ेंगे। टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी के कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी चैप्टर से आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे NR का है, चाहे रेजिडेंट का है, चाहे कंपनी का है, चाहे इंडिविजुअल का है, हमेशा रुपीस में सोल्व करना है, लैक्स करोड़ वाली फिगर में करना नहीं है। रुपीस में करोगे तो ही पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा नॉन कंप्लीट फीस का पेमेंट करते हो तो इस पर डेप्रिसिएशन वगैरह भूल जाओ, इस पर आपको लेना है डिडक्शन। डेप्रिसिएशन वगैरह का काम करोगे, मार्क्स नहीं देता इंस्टीट्यूट, कुछ लोग डेप्रिसिएशन वगैरह करते हैं कि ये इंटेंजिबल एसेट वगैरह नहीं है, ये मिलती है तो इनकम बना दो, पे कर रहे हो तो सीधा पूरा का पूरा डिडक्शन ले लो, बात खत्म। एक पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 80 CCD में, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, मान लो कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है, कंपनी क्या है, एम्प्लॉयर, कंपनी को डिडक्शन कहाँ मिलेगी, सेक्शन 36 में, एम्प्लॉयर को डिडक्शन कहाँ मिलेगी, सेक्शन 36 में, और 14% की लिमिट है वहाँ पे, कैसी भी रिजीम हो 14% है, कोई भी सेक्शन हो 14%। अब जिस एम्प्लॉय को वो पेंशन स्कीम वाला कंट्रीब्यूशन मिलता है, वो एम्प्लॉय की पहले तो सैलरी की इनकम बनता है, चलो सैलरी की इनकम बना दी, हालांकि सैलरी अपने कोर्स में है नहीं फाइनल में। उसके बाद एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलता है कहाँ, 80 CCD 2 में। कैसा कितना मिलता है, ओल्ड रिजीम है तो 10, और 115 BAC, एम्प्लॉय तो इंडिविजुअल होगा तो 115 BAC वाला केस आएगा, ओल्ड रिजीम तो 10 और 115 BAC है तो 14, ऐसा केस है। एक चीज़ और है, अगर आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो डिडक्शन नहीं मिलती, एक्चुअल पेमेंट जरूरी है इंटरेस्ट का, अप टू ड्यू डेट ऑफ RY। इंटरेस्ट को अगर आप लोन में कन्वर्ट करवा लेते हो, डिबेंचर में कन्वर्ट करवा लेते हो, डिडक्शन नहीं मिलेगी, उसको एक्चुअल पेमेंट नहीं मानते। लेकिन इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा लेते हो, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा लेते हो तो उसको पेमेंट मान लेंगे और उसको डिडक्शन मिल जाएगी। इक्विटी शेयर में अगर आपने ड्यू डेट ऑफ RY तक कन्वर्ट करवा लिया, आप डिडक्शन ले लेना करंट ईयर में, कोई दिक्कत नहीं। लोन डिबेंचर में कन्वर्ट करवाते हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब क्या होता है, कभी कभी आप इंटरेस्ट पे नहीं करते, बैंक ने आपका इंटरेस्ट माफ कर दिया, तो क्या होगा, देखो इंटरेस्ट पे नहीं किया, आपको डिडक्शन नहीं मिली। अब इंटरेस्ट माफ हुआ तो टैक्सेबल भी नहीं होगा, क्योंकि आपको डिडक्शन मिली ही नहीं, तो टैक्सेबल कैसे करोगे, तो टैक्सेबल भी नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आप लोन तक चुका नहीं पा रहे, बैंक ने आपका लोन माफ कर दिया, इंटरेस्ट तो चलो माफ कर ही दिया, लोन भी माफ कर दिया, तो अगर बैंक आपका लोन माफ कर देता है वो टैक्सेबल हो जाता है, वो आपकी PGBP हेड की इनकम बना देते हैं अपन, सेक्शन 41 शायद, उसमें क्या हो जाता है, वो टैक्सेबल हो जाता है। इंटरेस्ट माफ करेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको नहीं मिली थी। लेकिन लोन माफ कर दिया, लोन टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि लोन माफ कर दिया मतलब आपकी फ्री की इनकम हो गई, आपको बैंक ने 50 लाख का लोन दिया था, 50 लाख रुपए आपके पास आए थे, तो फ्री की मिल गए 50 लाख आपको, वो इनकम मान लेगी, PGBP की इनकम बन जाएगी। चैप्टर 6 है कि हालांकि नॉर्मल है, आप आराम से देख लोगे। इसमें एक चीज़ है, रॉयल्टी जो मिलती है, रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स वर्ड लिख दे तो भी अलाउ कर देना,
उससे अपन मान लेंगे लिटरेरी आर्टिस्टिक वगैरह की बुक है तो अलाउ कर देंगे। ठीक, 80 आरआरबी वाली जो डिडक्शन होती है पेटेंट वाली, रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट, वो साफ लिख दे रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट है तो ही मिलेगी। और पेटेंट वो 115 बीबीएफ वाला नहीं होना चाहिए, वो 10% वाला कम रेट वाला पेटेंट नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी पेटेंट हो उसकी रॉयल्टी है तो मिल जाएगी, लेकिन वो वर्ड होना चाहिए रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट तो ही मिलती है। चैरिटेबल ट्रस्ट में एक चीज़ आती है डाउट, कॉर्पस डोनेशन अगर आप दूसरे ट्रस्ट को देते हो तो क्या होता है, उसको अप्लाइड नहीं मानते। ठीक, अप्लाइड तो नहीं मानते, वो डीम्ड इनकम बनेगा क्या? डीम्ड इनकम नहीं बनता, वो डीम्ड इनकम नहीं बनता। कॉर्पस डोनेशन अगर आपको मिलता है, अगर आप उसको सेफ मोड में इन्वेस्ट कर देते हो तो एग्जाम्पल हो जाता है, उसको सेफ मोड में इन्वेस्ट नहीं करते तो वो बनता है खाली डीम्ड इनकम। कॉर्पस डोनेशन मिला और उसको आपने सेफ मोड में नहीं डाला, उसको कुछ ऐसे ही पटक लिया या तो, या कुछ भी यूज़ नहीं किया है, पता नहीं क्या किया, कुछ भी किया तो डीम्ड इनकम बनता है। सेफ मोड में डाल दिया तो एग्जाम्पल हो जाता है। लेकिन कॉर्पोरेट डोनेशन अगर आप किसी दूसरे ट्रस्ट को दे रहे हो तो उसको अप्लाइड तो नहीं मानते, ठीक है, पर उसको डीम्ड इनकम भी नहीं बनाते, वो डीम्ड इनकम भी नहीं बनता। एक डाउट तो भयंकर आता है, ये एनोनिमस डोनेशन की कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल डोनेशन रिसीव में अपन जितना भी डोनेशन मिला सारा का सारा ले लेते हैं, तो गवर्नमेंट ग्रांट मिला वो भी लेंगे क्या? वो नहीं लेते। लेना चाहो तो ले भी सकते हो पर नहीं लेते। क्यों नहीं लेते मैं बता दूंगा आपको। गवर्नमेंट ग्रांट को डोनेशन नहीं मानते, ठीक है। दूसरी बात, इस बार एग्जाम जब जनवरी वाला पेपर हुआ था तो डीटी वाले पेपर में पॉइंट आया था, गवर्नमेंट ग्रांट भी पॉइंट था उसमें। तो उस वाले क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने वैसे ब्रैकेट में दोनों आंसर दिखा दिए। पहला आंसर जो दिखाया नहीं लेने वाला दिखाया, फिर लेके भी दिखाया, पर उस क्वेश्चन में आंसर पे फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे आप लो चाहे ना लो, इतना कम था उसमें एनोनिमस डोनेशन, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था उसमें, तो बहुत कम आ रहा था उसमें। पर एक क्वेश्चन आया आईबीएस के पेपर में जनवरी वाले में, जैन 26 में। अब आईबीएस के पेपर में जो क्वेश्चन आया वो अच्छा क्वेश्चन था, उसमें भी गवर्नमेंट ग्रांट का पॉइंट था, गवर्नमेंट ग्रांट का पॉइंट था उसमें। उसमें इंस्टीट्यूट ने गवर्नमेंट ग्रांट को नहीं लिया, बस लास्ट में एक छोटा सा नोट डाल दिया। फिर मैंने उसका मॉडल सॉल्यूशन देखा, सेम, लिया ही नहीं, बस एक छोटा सा नोट डाल रखा था। ले भी सकते हो, ले भी सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ? एग्जामिनर थोड़ी देखेगा, एग्जामिनर तो फिगर्स देखेगा, और फिगर नहीं दे रखी थी कि लेने के बाद क्या फिगर आएंगी, दे ही नहीं रखी थी, तो ले लोगे ना तो मार्क्स कट जाएंगे। तो नहीं लेना आपको, इंस्टीट्यूट नहीं लेता, इंस्टीट्यूट फर्स्ट प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट ग्रांट को नहीं लेता, क्योंकि सेक्शन में वर्ड दे रखा है खाली डोनेशन वर्ड, आईटीआर में कुछ भी दे रखा हो उससे मतलब नहीं है, तो इंस्टीट्यूट नहीं लेता। आप चाहो तो आईबीएस का सजेस्टेड आंसर देख लेना, मैंने तो मॉडल सॉल्यूशन देखा, आप तो सजेस्टेड आंसर भी देख लेना, सजेस्टेड आंसर में भी सेम काम किया है इंस्टीट्यूट ने, नहीं लिया। आईबीएस का देखना, डीटी वाला देखोगे तो आप बोलोगे उसमें तो दोनों आंसर दे रखे हैं, पर उसमें फर्क ही नहीं पड़ रहा इसलिए दे दिया। उसमें भी फर्क पड़ रहा होता तो नहीं लेता और नीचे एक लाइन डाल देता बस, और उसमें फर्क नहीं पड़ रहा तो ब्रैकेट में छोटा सा कैलकुलेशन दे दिया कि अगर लेते हो तो ये होगा, कैलकुलेशन ये होगा, लेकिन आंसर सेम आएगा, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ रहा, लो चाहे ना लो, इसलिए। तो मैंने बता दिया, आईबीएस वाला पेपर देख लोगे आपकी आंखें खुल जाएंगी। इसमें इसमें एक डाउट हो रहा था, ट्रस्ट अगर रिलेटिव को बेनिफिट देता है, रिलेटिव को बेनिफिट देता है तो वो डीम्ड इनकम बनती है, जितना बेनिफिट दिया, डिफरेंस अमाउंट पूरा नहीं बनता, जितना बेनिफिट दिया, और उसी को अपन अप्लाइड नहीं मानते। लेकिन ट्रस्ट रिलेटिव से बेनिफिट लेता है तो कुछ भी नहीं होता उसमें, कोई वायलेशन नहीं, कोई वायलेशन नहीं। एक एनआर टैक्सेशन में टैक्स रेट में डाउट आ जाता है, तो टैक्स रेट में बता दूं, इंटरेस्ट डिविडेंड पे, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, चाहे फॉरेन कंपनी हो, चाहे एफआईआई हो, सभी के लिए बता रहा हूँ। आईएफएस यूनिट से अगर इंटरेस्ट मिलता है पूरा का पूरा एग्जाम, सभी के लिए, चाहे कैसा भी नॉन रेजिडेंट हो, कैसा भी नॉन रेजिडेंट हो, चाहे कोई भी फॉरेन कंपनी हो, एग्जाम। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से इंटरेस्ट मिलता है या बिजनेस ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरेस्ट बांटता है तो 5% की रेट लगेगी। बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिलता है, कौन सा बॉन्ड्स? वो फॉरेन करेंसी वाले बॉन्ड्स, फॉरेन बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिलता है 115 एसी में 10% की रेट। इसके अलावा फॉरेन करेंसी लोन पे इंटरेस्ट मिलता है, या डिबेंचर्स फॉरेन करेंसी वाले होने चाहिए, फॉरेन करेंसी वाले। बॉन्ड्स है तो 115 एसी, लेकिन लोन या डिबेंचर वर्ड दे रखा है तो 115 ए लगेगा, 20% की रेट लगेगी। एफआईआई को कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, एफआईआई को तो 20 लगा दो सीधा। इसके अलावा बाकी जो भी इंटरेस्ट बच गए, इन इंटरेस्ट के अलावा बाकी जो भी इंटरेस्ट बच गए नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को, तो उस पर अपन लगाएंगे जनरल रेट, फॉरेन कंपनी की 35% की रेट, और इंडिविजुअल है तो स्लैब लगा देंगे। अब डिविडेंड मिलता है इनको, जीडीआर वाला डिविडेंड, 115 एसी वाला डिविडेंड मिलता है, जीडीआर पे डिविडेंड मिलता है, या तो या बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड मिलता है, या आईएफएससी वाली यूनिट से डिविडेंड मिलता है तो 10% की रेट है, और कोई भी डिविडेंड है तो 20%, और कोई भी डिविडेंड है तो 20% की रेट है।
इन 3 डिविडेंड पे 10% की रेट है। एक चीज़ और है, नॉन रेजिडेंट एनआरआई, फॉरेन कंपनी या एफआईआई, इनको कैपिटल गेन होता है तो बिल्कुल सीधी सी बात है, एसटीसीजी होता है 111A लग जाएगा, एलटीसीजी होता है 112 या 112A लग जाएगा। 112A कब लगता है? लिस्टेड इक्विटी शेयर या लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड वगैरह वगैरह जो है वो उससे लगता है। 111A एसटीसीजी भी किस पे लगता है? उन 3 एसेट पे लगता है। अदर एसटीसीजी होता है तो क्या होगा? देखो, अदर एसटीसीजी जनरल इनकम मानते हैं सभी के लिए, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट, सभी के लिए। बस एफआईआई के लिए क्या है? अदर एसटीसीजी 30% की रेट है बस, बाकी सभी के लिए जनरल इनकम, इंडिविजुअल है तो स्लैब लगाओ और जो भी है उस अकॉर्डिंग रेट लगाओ, जनरल रेट लगा देंगे जो भी। अदर एसटीसीजी ऑन लैंड वगैरह दे दिया, ऐसा दे दिया। एक चीज और देखना, 111A और 112A जो सेक्शन है, इसमें जो लिस्टेड इक्विटी शेयर दे रखे हैं वो स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाले हैं। अगर आउटसाइड इंडिया के हैं तो वो इसमें कवर नहीं होते, वो अदर में जाते हैं। अदर मतलब अगर उन पे एसटीसीजी हुआ तो जनरल रेट और एलटीसीजी हुआ तो 112। हालांकि 112 और 112A में सेम रेट है 12.5%। 112A में आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है 1.25 लाख रुपए वाला। अब वो 1.25 लाख का बेनिफिट सबको मिल जाता है क्या? हाँ, सबको मिल जाता है टोटल, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट में भी सबको मिल जाता है, एक चीज को छोड़ के। अगर ये एफआईआई, क्या बोलते हैं एफआईआई नहीं, ये एनआरआई, ये एनआरआई जो है ये चैप्टर 12A फॉलो करता है। चैप्टर 12A एनआरआई का जो चैप्टर है ना, चैप्टर 12A ऑप्शनल चैप्टर है। अगर वो फॉलो करता है और उसमें 4x एसेट है, मान लो कोई लिस्टेड इक्विटी शेयर क्या है? 4x एसेट। लिस्टेड इक्विटी शेयर क्या है? 4x एसेट। 4x में खरीदी हुई एसेट है वो लिस्टेड इक्विटी शेयर, और ये चैप्टर 12A फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पे ये 1.25 लाख वाला बेनिफिट है ना, नहीं मिलेगा। रेट तो 12.5 लगेगी, ठीक है, पर इस 1.25 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वहाँ पे आपको एक एग्जिबिशन अलग से मिल जाती है कि अगर आप नए 4x एसेट में इन्वेस्ट कर देते हो तो वो एक एग्जिबिशन मिल जाती है, 6 महीने में इन्वेस्ट करना पड़ता है ना, तो यहाँ वो वाला बेनिफिट हटा दिया उन्होंने। बाकी सब जगह मिल जाएगा, बाकी सब जगह मिल जाएगा। वैसे वहाँ भी मिलना चाहिए, लेकिन ये इंस्टीट्यूट का अजम्पशन है, ये लॉ में क्लैरिटी नहीं है, ये इंस्टीट्यूट का अजम्पशन है खाली, वहाँ नहीं मिलेगा। बाकी सब जगह 1.25 लाख का एग्जिबिशन मिल जाएगा। अगर 112A लग रहा है तो मिलेगा। एनआर टैक्सेशन में एक डाउट और आ रहा है काफ़ी लोगों को, वो मैं अलग से बता देता हूँ, वो है रॉयल्टी एफटीएस का। रॉयल्टी एफटीएस का है, रॉयल्टी एफटीएस का जो डाउट है वो क्या है? देखो, अगर पीई है तो 44 डीए में ले जाओ रॉयल्टी एफटीएस को। अगर नॉन रेजिडेंट का क्या है? पीई है तो 44 डीए में ले जाओ, चाहे एग्रीमेंट अप्रूव्ड हो चाहे ना हो, उसे मतलब ही नहीं है। 44 डीए में ले जाओ, बिजनेस की इनकम बनेगी, खर्चों का डिडक्शन मिल जाएगा। चाहे एग्रीमेंट अप्रूव्ड है चाहे नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता। अप्रूव्ड हो चाहे ना हो, फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन पीई नहीं है, पीई नहीं है तो दो केस है इसमें। देखो, अगर एग्रीमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट अप्रूव्ड है, या गवर्नमेंट के साथ आप एग्रीमेंट में एंटर हुए हो, या गवर्नमेंट के साथ आपने एग्रीमेंट अप्रूव करवा लिया गवर्नमेंट से आपने, तो अप्रूव्ड वाला केस है तो 115A लगा दो। नोट अप्रूव्ड वाला केस है, पी भी नहीं है और अप्रूव्ड भी नहीं है, तो लग जाएगी जनरल रेट और विदाउट डिडक्शन। विदाउट डिडक्शन, अब डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर पी नहीं है और अप्रूव्ड भी नहीं है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। और रेट भी कौन सी लगेगी? जनरल रेट। ये है, यहां डाउट आता है। 40 अगर पी है तो अप्रूव्ड या अप्रूव्ड हो चाहे ना हो, फर्क ही नहीं पड़ता। आरटीपी में क्वेश्चन आया था कि अप्रूव्ड नहीं है फिर भी डिडक्शन दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। पी है उस क्वेश्चन में, पीई है तो 44 डीए लगेगा सीधा। बिजनेस की इनकम बनेगी, बिजनेस की इनकम में आराम से आप मजे लो डिडक्शन के, चाहे अप्रूव करवाओ चाहे मत करवाओ, फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन पी भी नहीं है आपका और एग्रीमेंट भी अप्रूव नहीं है, तब दिक्कत हो जाएगी। तब आपको खर्चों का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा और रेट भी लगेगी जनरल रेट। इंडिविजुअल है तो स्लैब लगेगा, फॉरेन कंपनी है तो 35 लगेगी, और अगर एग्रीमेंट अप्रूव रहा तो 115A लग जाएगा। 115A में 20% रेट लग जाएगी, 20%। क्वेश्चन दे रखा एग्रीमेंट अप्रूव है या नहीं है, तो क्या मानते हैं? कुछ भी मान सकते हो, अजम्पशन लिख देना। वैसे इंस्टीट्यूट को देखें, अगर अपन पुराने क्वेश्चन देखें इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट मानता है अप्रूव नहीं है, जनरली ये मानते हैं इंस्टीट्यूट। बाकी आप दोनों में से कुछ भी मान सकते हो, चाहो तो आप भी नोट अप्रूव्ड मान के कर देना। लेकिन पीई है तो अप्रूव्ड नोट अप्रूव्ड का फर्क ही नहीं पड़ेगा। अप्रूव्ड हो चाहे ना हो, मतलब ही नहीं है, देखेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं, सीधा 44 डीए में लगा दो आप, तो काम खत्म करो उसका। ये एनआर टैक्सेशन का एक स्पेशल डाउट था जो आता रहता है, तो मैंने बता दिया वो भी। इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग में एक डाउट आता है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कब से एप्लीकेबल होगा? तो वैसे एप्लीकेशन ईयर से एप्लीकेबल मानते हैं उसको,
और उसके पीछे के 4 साल रोल बैक के मान लेते हैं। वो कब होता है? न्यू ट्रांजेक्शन है तो। लेकिन ट्रांजेक्शन आप रिकरिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ए के साथ जो ट्रांजेक्शन पहले से करते आ रहे हो उसी के लिए आप एग्रीमेंट में जा रहे हो, तो जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन फाइल किया उससे नेक्स्ट ईयर से एपीए लगेगा, और जिस ईयर में एपीए लगा उसके पीछे के 4 साल रोल बैक, मतलब एप्लीकेशन फाइल वाला ईयर भी रोल बैक पे चला जाएगा। और एपीए कब से एप्लीकेबल होगा? एप्लीकेशन फाइल ईयर के नेक्स्ट ईयर से। अब क्वेश्चन में रिकरिंग माने क्या माने? रिकरिंग मानता है इंस्टीट्यूट, ट्रांजेक्शन जनरली रिकरिंग मांगता है। न्यू होगा तो साफ लिख देगा न्यू। और इसका तो मैंने वीडियो डाल रखा है, ट्रांसफर प्राइसिंग पार्ट 2 रिवीजन देखना, उसमें क्वेश्चन करवाया है इसका, वो क्वेश्चन से आपका अच्छे से डाउट ये क्लियर हो जाएगा। सेकेंडरी एडजस्टमेंट में डाउट आता है, इंटरेस्ट इनकम बनाने के लिए इंटरेस्ट रेट कौन से ले, 1/4/25 के लिए, 1/4/26 के लिए। वो 1/4/26 की इसलिए आ जाती है उसमें क्योंकि इंटरेस्ट की इनकम बाद की बनती है ना। 1/4/25 का तो क्वेश्चन मान लो डाटा देगा आपको, उस साल आप ले नहीं पाए तो फिर वो आगे का आ जाता है, जनरली ऐसा होता है। कभी कभी 1/4/27 की भी बन जाएगी, कभी कभी आपको 1/4/27 की भी इंटरेस्ट की क्या बोलते हैं वो रेट लेनी पड़ेगी, कभी कभी हो सकता है 1/4/25 की भी लेनी पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा वो, तो वो पता कैसे चलेगा कब के लिए? जिस ईयर की इंटरेस्ट की इनकम बना रहे हो वो चेक करो आप। 25-26 की इंटरेस्ट की इनकम बन रही है, 26-27 की बन रही है, 27-28 की बन रही है, कौन से ईयर की बन रही है? जिस ईयर की इंटरेस्ट की इनकम बन रही है उस प्रीवियस ईयर का 1 अप्रैल, उस प्रीवियस ईयर के 1 अप्रैल की रेट ले लो और उससे वो सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना है, उससे वो आपको इंटरेस्ट निकालना है। ये थे कुछ कॉमन डाउट, मैंने आपको बता दिए जो जनरली आते रहते हैं। अब पेपर पैटर्न क्या होता है? देखो ये पेपर पैटर्न हालांकि इंस्टीट्यूट काफ़ी टाइम से यही फॉलो कर रहा है, पर इसमें चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि गारंटी से यही होगा इस बार भी। पर अगर देखें इंस्टीट्यूट का पिछले आप कितने भी अटैम्प्ट उठा के देख लो, सेम पेपर पैटर्न है। न्यू कोर्स जब से आया तब से ये का ये पेपर पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। पर चेंज हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि फिक्स ये होगा, पर देख सकते हो एक बार कि ये पेपर पैटर्न रहता है, इसको भी देख के जा सकते हो, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या अटैम्प्ट करना है। बस ध्यान देना, पेपर पैटर्न जनरली मानते हैं अपन ये रहेगा। तो आपको क्वेश्चन 1 जो है ना कंपलसरी क्वेश्चन, ये तो हमेशा कंपलसरी आएगा टोटल इनकम निकालने का, ये हमेशा आपको लास्ट की लास्ट प्रायोरिटी पे करना है, पहले मत कर देना इसको। अब क्वेश्चन 2 से 6 में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं ना, तो उसमें आप क्वेश्चन 2, 3, 4 ये क्वेश्चन है, इनमें से पहले उठाने की कोशिश करना। क्वेश्चन 5 तो जनरली सब छोड़ते हैं, अगर ये पेपर पैटर्न रहा तो क्वेश्चन 5 जनरली सब छोड़ते हैं। क्वेश्चन 6 पहले मत करना, ये थियोरिटिकल होता है। अगर आपने ठीक भी लिखा तो हो सकता है एक आध मार्क्स एग्जामिनर पहले काट ले, लेकिन अगर आपने पहले 2, 3, 4 में से कोई क्वेश्चन किए जो प्रैक्टिकल आते हैं, क्वेश्चन 2, 3 तो पूरे प्रैक्टिकल आते हैं, तो एग्जामिनर के मन में इंप्रेशन अच्छा जाता है, प्रैक्टिकल में नंबर देखते हैं तो बेटर ये रहता है 2, 3, 4 में से कोई क्वेश्चन पहले आप अटेम्प्ट करो, फिर 6 कर लो, फिर एमसीक्यू वगैरह कर लियो, लास्ट में क्वेश्चन 1 कर लिया। क्वेश्चन 1 पहले करने का नहीं होता, क्वेश्चन 1 में गलतियाँ होने के चांस काफ़ी होते हैं, पहले करोगे तो टाइम खाएगा ये, लास्ट में करोगे तो टाइम कम लेगा और अच्छे से हो पाएगा, ये बात ध्यान रखना बस। ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बता दी। अब आपको और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, या तो वीडियो में कमेंट कर देना, और बाकी मेरे नंबर पे मैसेज वगैरह करके भी आप पूछ लेना। जो कॉमन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।